नमस्कार, मैं हूं अमित और आपने देखना शुरू कर दिया है अपने YouTube चैनल सच न्यूज जागो। आज हम एक बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता से बात करेंगे और जानना चाहेंगे देश में जो तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, आज हम उस पे चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कपिल देव केसरी है और एक सामाजिक संगठन है पूर्वांचल ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, वहां का मैं सचिव हूँ। सर, देश में बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसका मैं काफी हम लोग भी चिंतित हैं और हम आपको उदाहरण से स्पष्ट करना चाहते हैं कि पिछले दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार में सचिवालय में 250 पोस्ट आया था समूह ग के लिए, ग्रुप डी की भर्ती के लिए। और आपको विश्वास नहीं होगा कि 23 लाख लोगों ने आवेदन किया था 250 ग्रुप डी की पोस्टिंग के लिए, जिसमें 250 पीएचडी होल्डर बीटेक करने वाले लड़के भी अप्लाई किए थे। इससे कितना बड़ा बेरोजगारी का शर्मनाक चेहरा हो सकता है कि 250 ग्रुप डी की भर्ती के लिए 23 लाख लोग आवेदन करते हैं एक चपरासी की नौकरी करने के लिए। एक बहुत बड़ा मतलब घिनौना दृश्य कहा जाए हमारे देश और समाज के लिए कि आज जो नौजवान रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं, तो दो तरह की दिशा की हम बात कर सकते हैं। एक तो हम स्टेट वेलफेयर की जब हम बात करते हैं तो सरकार सीधे सामने आती है कि सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जिसको जनतंत्र के तहत हमने वोट दे करके अपना चाहे स्टेट असेंबली हो या नेशनल असेंबली में हम भेजते हैं। तो हमको लगता है कि हमको हमारे मुद्दे हमारे प्रतिनिधि वहां उठाएंगे। दूसरी बात, हम कहते हैं कि जब देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था, तो बड़े पैमाने पर लोगों को आशा जगी थी कि हमको इस संविधान से न्याय मिलेगा। और उस न्याय के दौरान हम बेरोजगारी को भी बोलते हैं कि आज बेरोजगारी इस आलम का हो गया है कि इस बेरोजगारी के चलते बड़े पैमाने पर लोग दलाल पैदा हो गए हैं कि हम आपको नौकरी दिला देंगे, हमको इतना पैसा दे दीजिए। और वो गरीब आदमी अपना खेत बेच करके पैसा देता है और नौकरी नहीं पाता है और उसका पैसा भी नहीं मिलता है। मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं जो बहुत तकलीफ लगता है और मैं चाहता हूं कि ये नौजवान भविष्य हैं और एक नहीं है, 5 करोड़ से अधिक भारत में नौजवान हैं। 5 करोड़ हम कम करना, कम हमको पता है कि 20 करोड़ के आसपास नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं भारत में। और ये भवाया स्थिति है और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सरकार उसके लिए मुकम्मल जब तक व्यवस्था नहीं करेगी। हम दूसरा उदाहरण देते हैं। मैंने कहा कि एक रेलवे में भर्ती निकला था 1000 लोगों के लिए। अब बताइए कि 4 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से फीस भी था, उसमें से 500 रुपया सामान्य वर्गों के लिए था और कुछ 250 रुपया अनुसूचित जाति जनजाति के लिए था। और 1000 करोड़ इस बेरोजगार नौजवानों ने सरकार को खजाने में जमा किया। 1000 करोड़, क्या 1000 करोड़ का जो उसको हम घोटाला नहीं बोलेंगे कि आज तक उनका सरकार के पास वेंडर नहीं मिला कि उन बच्चों का इम्तहान करा करे और टेस्ट ले और उनको नौकरी दे। आज बच्चे पूछ रहे हैं कि मैंने जो 500 रुपये का जो पोस्ट लाटेड दिया था, हमने जो फीस दिया था, उसका क्या हुआ। आज तक बच्चे लोगों को पैसा देने के बाद भी 1000 करोड़ सरकारी खजाने पैसा जमा हुआ और आज तक कोई वेंडर नहीं मिला उनको परीक्षा कराने के लिए। आज वो घूम रहे हैं और देश में आर्थिक व्यवस्था तब इतना डाउन हो गया है कि आने वाले कई वर्षों में हमें नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए मोहताज होना पड़ेगा। इसलिए हम अपील करते हैं नौजवानों से कि हमको अब पारंपरिक जो हमारे काम थे, जो परंपरा से जुड़े हुए थे, जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए थे, क्योंकि हम जानते हैं कि जहां हम रहते हैं वहां एग्रीकल्चर बेस्ड क्षेत्र है, तो हमको कृषि में एक टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा और उसमें बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। स्किल इंडिया भले हम बोल रहे हैं, सरकार स्किल इंडिया बोल रही है, लेकिन स्किल इंडिया के तहत लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, केवल स्किल इंडिया नारा रह गया है। इसलिए वो धरातल पर भी हम तो सामाजिक संगठनों को भी कह रहे हैं कि हमें आकर के लोगों को हमें कौशल ढूंढकर विकास करे ताकि वो अस्थायी आजीविका से जुड़ सके। सरकार को 2030 में जवाब देना है यूनाइटेड नेशन के को, क्योंकि अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। हमारे अटल जी ने जाके वादा किया था, हम लोग वादा निभाओ अभियान चलाते हैं। हमारे मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, 2020 तक का आंकड़ा था कि 2020 में गरीबी खत्म हो जाएगी। अब उन्होंने बढ़ा करके 30 किया है कि 2030 तक जो है हम
भारत को गरीबी मुक्त कर सकते हैं, भुखमरी से रोक सकते हैं। तो बेरोजगारी, गरीबी भयावह स्थिति है। सरकार को और सामाजिक संगठनों को और सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने वाले लोगों से भी अपील करता हूं कि आगे आकर के इस भयंकर बेरोजगारी की जो समस्या है उसे तमाम इंस्टीट्यूशन से जुड़ करके, परंपरागत हमारे जो धंधे हैं, स्किल डेवलपमेंट है, खेती है, पशु है, उसे जुड़ करके हम रोजी रोटी से जुड़ करके काम कर सकते हैं। हम सरकारी नौकरी की आशा छोड़े, हम अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हुनर विकास को ज्यादा तवज्जो दे। हमारे हाथ में कला है, हमारे हाथ में एक ताकत है, ताकि हम अस्थायी रूप से रोजगार ढूंढ सके, कर सकें। सर, आवारा पशुओं की वजह से बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, किसान की फसलें बर्बाद हो रही हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेवार तो सरकार भी है और व्यवस्था भी है, दोनों। क्योंकि हम उस इतिहास को दोहराना चाहेंगे कि अगर हमारे पास 1 बीघा खेत होता था तो हम एक जोड़ी बैल रखते थे और उससे हल के द्वारा खेती करते थे। लेकिन आज वो बैल नहीं है, क्योंकि हम कृत्रिम चीजों पर आए हैं। जो आज हमारे पास जो गाय हैं, जो बछड़े देती हैं, उनके डील नहीं है और वो हल रख नहीं सकते। इसलिए अब वो उनकी जिम्मेवारी है कि दूध तो पीते हैं और जब बड़ा होता है तो उनके लिए बोझ हो जाता है, क्योंकि बिक भी नहीं सकते। इसलिए वो बड़ी संख्या इकट्ठा हो जा रही है। इसलिए हम तो केवल सरकार की को भी जिम्मेवार मानेंगे। सरकार ने एक बहुत बड़ा अलॉटमेंट किया है। उस बजट को मुझे ठीक से नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि 300 से लेके 500 करोड़ रुपया व्यवस्था किया है सरकार ने। हम स्टेट असेंबली ने पास किया है कि उनके लिए हम गौशाला बनवाएं। और यहाँ मैं जाके देखा हूँ, बगल में करीमदीनपुर में गौशाला है और मैंने जाके देखा वहाँ काफी मेंटेनेंस है, लेकिन बहुत जगह मेंटेनेंस नहीं है। तो जिन आवारा पशु जो घूम रहे हैं, सरकार ने कुछ अभियान चलाया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो कागजों पर अभियान चलाया था। अगर वास्तविक रूप से अभियान चलाए तो जो घुमंतु जानवर है, सरकार ने जो बेड़ा बनाया है, जो गौशाला बनाया है, वहां लोग ले जाकर के वहां पहुंचाएं। सरकार की जिम्मेवारी है कि सूचना के जो अधिकार है, सूचना के जो तमाम साधन है, मोबाइल है, सारी चीजें हैं, उस पर सरकार को अवगत कराएं और व्यवस्था से लोग मिल करके और सरकार दोनों मिल करके उसको सुरक्षित करे, ताकि जो फसल किसान का है वो बर्बाद नहीं हो सके। तो समाज भी आगे आए और सरकार भी आए। समाज जो है, सरकार की सोई हुई सरकार, गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए जब तक जनता नहीं आएगी, आगे नहीं आएगी, तब तक इन समस्याओं का निदान नहीं होगा। और वास्तव में सरकार, जब जनता जागेगी तो सरकार जगेगी और इसका समाधान निकलेगा, उससे उनको राहत मिलेगी। सर, जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी का हम विरोध तो नहीं करते हैं, हम टेक्नोलॉजी का समर्थन करते हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, हम लोग पहले कक्षा 6 में पढ़ते थे कि घर बनाने से पहले योजना बनाते हैं। तो अगर किसी समाज में हमें टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं और आपका इशारा जो शिक्षा जगत में है, और सरकार ने कहा है कि अभी महामारी कोविड के तहत जो सरकार ने सारे स्कूलों को बंद किया है और बच्चों का करियर खराब हो रहा है, क्योंकि बच्चों का शिक्षा पाना मौलिक अधिकार है। और उन्होंने कहा कि हम सरकार डिजिटल माध्यम से बच्चों को जोड़ेंगे। अभी तक तो सक्सेस नहीं हो पाई, शुरू भी नहीं हो पाया है, और वो सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती है और परिवार के सामने भी बड़ी चुनौती है कि बच्चे के जो परिवार है वो अपनी रोजी रोटी के लिए शाम को रोटी की व्यवस्था करे, कि गैस से खाना बना रहे उसको भराने की व्यवस्था करे, कि बच्चों को पढ़ने के लिए मोबाइल खरीदे। अगर मोबाइल भी खरीदते हैं तो रिचार्ज की समस्या है, रिचार्ज करते हैं तो नेट नहीं मिलता है ग्रामीण स्तर पर, और नेट भी मिलता है तो आज जो चकाचौंध की जो दुनिया है कि अच्छे लड़के गाना सुनना पसंद करते हैं, फिल्म देखना पसंद करते हैं, गेम सुनना पसंद करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि जब तक उनको एक बेटर इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, एक स्वच्छ वातावरण नहीं मिलेगा और उसके लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हम उस टेक्नोलॉजी का लाभ हम नहीं उठा पाएंगे। और हमको लगता है कि वो फिर कागजों से सिमट के रह जाएगा। इसलिए बड़े पैमाने पर जिन बच्चों को हम राष्ट्र निर्माता बोलते हैं कि बच्चे हमारे राष्ट्र निर्माता हैं भविष्य के, तो हमारा देश जो है भविष्य में खतरा में आने वाला है, क्योंकि वो बच्चों को माकूमत अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो हम राष्ट्र का निर्माण कैसे करेंगे, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए हम सरकार को कह रहे हैं कि अभी उन्होंने नई शिक्षा नीति बनाई है, हालांकि उस नई शिक्षा नीति में बहुत सारा कमियां हैं, उसमें भी सुधार करने की जरूरत है। लेकिन वही हाल है कि हमको परिस्थितियों की जांच करने के बाद भी सरकार को कोई भी नीति का घोषणा करना चाहिए। और मुझे लगता है कि
अगर कोविड महामारी का लंबा अगर समय चलता है, उस दौरान अगर कुछ डिजिटल से माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वो किसी तरह का कारबर गरीब बच्चों के लिए संभव नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मिड डे मील वाला एक स्कूल है और एक क्वालिटी वाला स्कूल है। तो जो क्वालिटी पाने वाले लड़के ज्यादा परेशान है, मिड डे मील वाले तो ज्यादा परेशान नहीं है। क्योंकि आज भी जो असर एक संस्था ने जो सर्वे करके जो बताया है कि कक्षा 4 और 5 में पढ़ने वाले बच्चे अपना नाम नहीं लिख पा रहे हैं। मैं आप तरह के मीडिया के माध्यम से मैंने बिहार का देखा था कि एक मीडिया में एक खबर आ रही थी कि एक स्कूल में एक महिला थी और अध्यापिका थी, उसको भविष्य उज्ज्वला स्वतंत्रता लिखने के लिए मीडिया कर्मी ने बोर्ड पर कहा, वो नहीं लिख पाई। मीडिया कर्मी ने पूछा कि आप कितने दिन से हेडमास्टर, बोले कि 7 साल से है। जब हेडमास्टर को जब अक्षर नहीं लिखने आता है तो कैसे पढ़ाती होंगी स्कूल में। अब डिजिटल आ गया कि तो बात छोड़ दीजिए, जब तक स्कूल में जब टीचर ही नहीं जानेगा कंप्यूटर के बारे में, उस सिस्टम के बारे में, तो पढ़ाएगा क्या। इसका मतलब सरकार के पास पहले से तैयारी नहीं है, तो सरकार अवश्य फेल होगी। धन्यवाद। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, लोगों को एक अच्छा सुझाव दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको भी बहुत धन्यवाद देते हैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कि हमारे जैसे लोगों को आपने चुना, और हमें विश्वास है कि जो हमारा उपलब्धि है, हमारा जो कार्य है, जो हमारी विचार है, उससे लोगों को सीख मिलेगी। और मैं आपके चैनल का आभारी हूँ कि इस तरह की जो खास तौर से जो वंचित है, जिसके साथ भेदभाव किया जाता है, हाशिए के हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं हम, उसकी वजह से हम आपके चैनल को सलाम करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में इस तरह के मुद्दों को उठाएगी आपका चैनल, जिससे जो हाशिए के समाज है, जो वंचित समाज है, उससे एक बड़ा प्रेरणा स्रोत मिलेगा और एक भविष्य का एक मजबूत राष्ट्र बनाने में सहयोग करेगा। ये मेरी अपील है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपके।